नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आज आपके समक्ष जो कक्षा लेने जा रहा हूं वो है आपके जो सामान्य विज्ञान जो आपके सिलेबस में दे रखी है, उस सामान्य विज्ञान को आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सामान्य विज्ञान को आज पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका विज्ञान होता क्या है ना, कि विज्ञान को आप कैसे परिभाषित कैसे करेंगे। थोड़ा बेसिक चीज हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा सामने आप बोर्ड की तरफ पे कि आपका जो विज्ञान होता है, आपका जो विज्ञान होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं वो होते हैं आपके वी प्लस ज्ञान। किससे बना हुआ रहता है? वी प्लस ज्ञान से बना हुआ रहता है। जिसमें यह वी से मतलब सीधा सीधा क्या होता है आपका? विशेष होता है। क्या होगा? विशेष होगा। और ज्ञान आपका जो नॉलेज है वो होता ही है। मतलब ये हुआ कि जो विशेष ज्ञान होता है, उस विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। उस विशेष ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ये ध्यान में आप रखिएगा। और अगर छोटी क्लासों में परिभाषा की बात करें तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ध्यान में रख सकते हैं कि वी प्लस ज्ञान ही आपका क्या होता है? विज्ञान होता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि आपकी जो विज्ञान सब्जेक्ट होता है, आपका जो विज्ञान सब्जेक्ट होता है, इसकी ब्रांचेस कितनी होती है मेनली? तो आप कहेंगे इसकी 3 ब्रांचेस होती है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पहली ब्रांच आपकी इसमें होती है, वो हम ऐसे मान ले कि भौतिक, या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो भौतिकी, या फिर आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो भौतिक विज्ञान। दूसरी आप कह सकते हो इसमें रसायन, रसायन विज्ञान। दूसरी कौन सी ब्रांच हो गई इसकी, या फिर शाखा हो गई आपकी? रसायन विज्ञान। और तीसरी शाखा की मैं बात करूं तो समझ गए होंगे कौन सी होगी? जीव विज्ञान। कौन सी होगी आपकी तीसरी? जीव विज्ञान। इनको हम अपने सामान्य तौर पे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं भौतिकी को तो हम कह देते हैं फिजिक्स। भौतिकी को तो हम क्या बोल देते हैं? फिजिक्स बोल देते हैं। रसायन को हम एक्चुअली क्या बोल देते हैं? तो आप बोल देते हो इंग्लिश में इसको केमिस्ट्री बोल देते हो। और आपके जीव विज्ञान को आप क्या बोल देते हो? बायोलॉजी बोल देते हो। क्या बोल देते हो आप इसको? बायोलॉजी बोल देते हो। ये तीनों चीजें आप पढ़ चुके होंगे थोड़ा थोड़ा, कि इनके बारे में आपको ये तो पता है ही कि किसमें क्या पढ़ा जाता है। भौतिकी में आप पढ़ते हो कि आपके आसपास तमाम उन वस्तुओं के बारे में, और उन वस्तुओं के किन के बारे में? उन वस्तुओं के आप भौतिक गुणों के बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ते हो? तो आप कहेंगे हम भौतिकी में पढ़ते हैं, हम फिजिक्स में उन चीजों को पढ़ते हैं। आपके आसपास जो उपस्थित चीजें हैं, उन उपस्थित वस्तुओं में आप उनके जो रसायन गुण है उनके, या फिर के उनके जो रसायन गुण या जो रासायनिक गुण है, उन गुणों का अध्ययन आप करते हो किसके अंतर्गत? तो आप कहेंगे हम वो उन गुणों का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में, या फिर आप कह सकते हो हम उनका अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद में हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में आप किनका अध्ययन करते हो? तो जीव विज्ञान में आप जिन चीजों का अध्ययन करते हो वो चीजें आती है आपकी जीव प्लस पादप। तो आप इनमें किनका अध्ययन करते हो? तो आप कह देंगे कि हम बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में किनका अध्ययन करते हैं? तो आप कहेंगे हम जीवों का। और पादपों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो आप कहेंगे वो हम अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में, या कह सकते हो बायोलॉजी में। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आपके जो भौतिकी है, इस भौतिकी के जनक किसे कहेंगे? शॉर्ट में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भौतिकी के जनक, तो आप लिखेंगे कि भौतिकी के जनक कहा जाता है आपके न्यूटन साहब को। किनको कहेंगे? तो आप कहेंगे कि भौतिकी के जनक कहा जाता है न्यूटन सर को। और अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि जो आधुनिक भौतिकी है ना, जो आधुनिक भौतिकी है, या फिर आप कह सकते हो कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, इनके जनक किसे कहेंगे? तो इनके जनक आप कहेंगे कि आधुनिक जो भौतिकी है, इनके जनक होंगे आपके सर आइंस्टीन। कौन होंगे? सर आइंस्टीन होंगे। वो आधुनिक भौतिकी के जनक कहे जाते हैं। केमिस्ट्री के जनक की बात की जाए कि केमिस्ट्री के जनक कौन होंगे, तो सीधा सीधा ध्यान में रखना, केमिस्ट्री के जनक कहे जाएंगे आपके लेवोसियर। कौन कहे जाएंगे? आपके लेवोसियर कहे जाएंगे। और वहीं पे अगर बात की जाए कि आपके जो
बायोलॉजी है। इस बायोलॉजी के जनक किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर बायोलॉजी के जनक तो हमें पहले से पता है, और वो कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? अरस्तु को क्या कहा जाएगा? बायोलॉजी का जनक कहा जाएगा। और हम आगे बात करते हैं जो आपके फोर्थ ग्रेड श्रेणी एग्जाम है, या फिर जो जेल प्रहरी है, ड्राइवर्स की है, परिचालक की है, इन भर्तियों में जो सामान्य विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, उस सामान्य विज्ञान को हम कवर करेंगे। और उस सिलेबस को हम पहले ये देख लेते हैं कि जो सिलेबस दे रखा है वो क्या दे रखा है। तो आपके सामने एक सिलेबस दिख रहा होगा कि आपका जो ये सामान्य विज्ञान है, ये सामान्य जो विज्ञान है, इस सामान्य विज्ञान में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले, सॉरी क्या क्या टॉपिक्स है वो आपके रहने वाले हैं। तो देखो पहला टॉपिक तो दिया है आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो पहला तो कौन सा हो गया? आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक की बात करूं तो धातु है, फिर अधातु है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया, धातु है अधातु हो गया। तीसरा हो गया प्रमुख यौगिक, फिर प्रकाश का परावर्तन एवं नियम आनुवांशिकी हो गया, ये हमने बात की। फिर देखो सामान्य शब्दावली, किसकी सामान्य शब्दावली? आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली हो गई। फिर बात करते हैं मानव शरीर, और मानव शरीर में क्या क्या हम पढ़ने वाले। तो मानव शरीर में आपके मानव शरीर की संरचना, कि मानव शरीर किस तरीके से बना हुआ है, इसमें क्या क्या संरचना है। अंग तंत्र, अंग तंत्र का मतलब हो गया कि हम इसमें जो आपके मानव शरीर में जो अंग है, कौन कौन से तंत्र, कौन कौन से, जैसे श्वसन तंत्र आप पढ़े होंगे 7th और 10th क्लास में, श्वसन तंत्र 12th क्लास में भी चलता है श्वसन तंत्र। फिर हम अगर बात करें तो परिवहन तंत्र आता है आपकी बॉडी में, क्या आता है? परिवहन तंत्र आ जाता है। उसके आगे हम बात करें तो आपके पाचन तंत्र भी आता है। क्या आएगा आपके? आप कहेंगे सर पाचन तंत्र भी आता है, क्योंकि पाचन तंत्र भी एक तंत्र है ना। और उसके आगे हम बात करें तो आप कहेंगे कि सर उत्सर्जन तंत्र भी आता है। क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र भी आता है। फिर आगे बात करें तो आप कहेंगे कि सर इसमें आपका जो है वो जनन तंत्र भी आता है। क्या आता है? जनन तंत्र भी आता है। आप कहेंगे सर इसमें अंतःस्रावी तंत्र भी आता है। कौन सा तंत्र? अंतःस्रावी तंत्र भी आता है। आप कहेंगे सर बाह्य स्रावी तंत्र भी आएगा। तो ये हो गए आपके प्रमुख अंग तंत्र होंगे। प्रमुख मानव रोग हो गए कि मानव में प्रमुख कौन कौन से रोग होते हैं, और उन रोगों के कारक क्या है, और उनका निदान क्या है, आप उनसे कैसे बचेंगे। क्या दो चीज पढ़ेंगे कि मानव रोग क्या है, और उस मानव रोग के कारक क्या है, किस कारण से वो रोग हो रहा है, और उसका क्या निदान आप कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि अपशिष्ट जो प्रबंधन है, अपशिष्ट का किस प्रकार से आप प्रबंधन कर सकते हो। यहां से आप एक चीज देखना कि ये जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन आपके केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया, धातु धातु केमिस्ट्री का हो गया, प्रमुख यौगिक केमिस्ट्री हो गया, प्रकाश का परावर्तन और नियम ये आपके फिजिक्स का हो गया। आनुवांशिकी से संबंधित आपके सामान्य शब्दावली बायोलॉजी का हो गया। मानव शरीर और संरचना ये भी किसके हो गया आपका? तो आप कहेंगे सर ये हमारे बायोलॉजी का हो गया। अंग तंत्र, बायोलॉजी, कारक, ये सारे लगभग बायोलॉजी के टॉपिक आपके यहाँ पे ज्यादा कंटेंट कर रहे हैं। इनके बारे में हम इस में पढ़ने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, इस फर्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले, वो टॉपिक आपका रहने वाला है जो इसमें पहला टॉपिक आपके दे रखा है। और आप कहेंगे कि सर पहला टॉपिक तो यहाँ पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दे रखा है, तो हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को ही आज हम शुरू करने वाले हैं। और क्या है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन? बात करते तो सबसे पहले हमने लिखा रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखा? हमने लिखा रासायनिक परिवर्तन। आप नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पीडीएफ को पहले से ही बना रखा है। देखो क्या होता है, तो आपने लिखा कि सर जो रासायनिक परिवर्तन होता है, और आप क्या देखेंगे, देखेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के कौन से गुणों में परिवर्तन होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना चाहिए, और जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है ना बेटा, वही कौन सा होता है आपका? आप कहेंगे कि सर वही होता है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान देना एक बार फिर से कि ऐसा परिवर्तन या वह परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के किन गुणों में परिवर्तन होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात रहेगी कि किन में होना चाहिए? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना चाहिए। और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, उसे ही आप कौन सा परिवर्तन कह देंगे? भौतिक परिवर्तन कह देंगे। बाद में देखो इसमें क्या क्या होता है। आप कहेंगे कि सर इस परिवर्तन में दूसरी नई चीज क्या रहेगी? आप कहेंगे इसमें नए पदार्थ बनते हैं। क्या होता है इसमें?
नए पदार्थ बनते हैं। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे पूछा जाएगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और साथ में आप कह देंगे उसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। फिर आपने कहा कि ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं। देखो अनुत्क्रमणीय क्या होता है, जैसे आपने कहा कि कोई एक कंपाउंड से कोई ए नाम का यौगिक है, तत्व है, या फिर आप कह सकते हो कोई ए नाम का पदार्थ है, इसमें एक चेंज होता है और ये बन जाता है बी। अब अगर ये बी वापस ए नहीं बन पा रहा है ना, आप ए से बी से वापस ए नहीं बना पा रहे हो, वही परिवर्तन कौन सा होगा, अनु उत्क्रमणीय, या फिर आप कह सकते हो उसी को आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे अगर मैं ये लिखूं यहां पे लकड़ी का, अगर मैं ये लिखूं यहां पे लकड़ी का जलना, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लकड़ी का जलना। तो जब लकड़ी जलेगी तो सीधी सी बात है कुछ नए पदार्थ बनेंगे। क्या बनेंगे, आपने कहा सर इसमें नए पदार्थ के रूप में एक तो राख बनेगी सबसे पहले। आपने कहा सर इसमें उष्मा भी निकलेगी, भाई गर्मी भी तो निकलेगी ना। आपने कहा सर उष्मा के साथ में प्रकाश भी निकलेगा, है ना। और आप कहेंगे कि सर इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, गैस भी प्रोड्यूस होगी। और हमने यही पढ़ा था क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं। तो देखो राख नया पदार्थ बन गया, उष्मा भी नया पदार्थ बन गया, प्रकाश भी नया पदार्थ बन गया, और गैस भी एक नया पदार्थ हो गया। जबकि क्या आप इस राख से, उष्मा से, प्रकाश से और गैस से वापस लकड़ी बना सकते हो? तो आपका कहना होगा कि सर लकड़ी वापस इससे नहीं बनेगी, मतलब अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। कैसी अभिक्रिया हो गई, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, जिसमें जो चीज बन गई ना उससे वापस वो चीज उससे नहीं बनाई जा सकती, उसे आप क्या कहेंगे, अणु उत्क्रमणीय कहेंगे। ये क्लियर हुआ आपको, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका आ गया कौन सा परिवर्तन, आप कहेंगे कि सर आगे आ गया हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या आ गया आगे हमारा, आपने कहा सर आ गया भौतिक परिवर्तन। सेम सी बात है, उसमें क्या हुआ था रासायनिक परिवर्तन में, तो आपने कहा था कि सर रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा था। किन में हो रहा था, रासायनिक गुणों में। यहां क्या होगा, तो यहां हो जाएगा भैया भौतिक गुणों में परिवर्तन। किन में हो जाएगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें तो परिवर्तन हो जाता है आपके रासायनिक गुणों में, और भौतिक परिवर्तन में किन में हो जाता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब भौतिक गुण कौन कौन से, जैसे किसी पदार्थ के अगर रंग में परिवर्तन हो जाए, अगर उसकी कठोरता बदल जाए, अगर उसका घनत्व बदल जाए, उसके बहाव में परिवर्तन आ जाए, उसकी दृढ़ता बदल जाए, उसका आकार बदल जाए या आकृति बदल जाए, उसका गलनांक या आप कह सकते हो कि उसका क्वथनांक बदल जाए, उसकी अवस्था बदल जाए, या तापमान, इनमें से कोई भी बदल रहा है किसी पदार्थ का, दैट मीन्स कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन एक नई चीज क्या है कि ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन होंगे। कैसे, हमने यहां पे ले लिया एक बर्फ का टुकड़ा। क्या ले लिया, बर्फ का टुकड़ा। हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, हमने इसका तापमान बढ़ाया। तापमान में परिवर्तन, क्या, तापमान में परिवर्तन, तो हमने इसका तापमान बढ़ाया। भाई साहब जब आप बर्फ का तापमान बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। क्या बन जाएगा वो, द्रव बन जाएगा। और जब इसका भी तापमान बढ़ा देंगे, द्रव का भी तापमान बढ़ा देंगे, तो यही किस में चला जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये गैस में चला जाएगा, या फिर आप कह सकते हो जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ पे देखो क्या बदला है, बर्फ था, तापमान बढ़ा, तो क्या बदल गई, अवस्था बदल गई। क्या बदल गई भाई साहब, अवस्था बदल गई। द्रव था, तापमान और बढ़ाया, फिर अवस्था बदल गई, और क्या बन गया, गैस या वाष्प बन गया।
अब देखो इसी गैस को आप वापस द्रव भी बना सकते हो और इस द्रव से वापस बर्फ भी बना सकते हो। ये कहलाता आपका उत्क्रमणीय। इसे क्या कहेंगे आप? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें जो चीज बन चुकी है ना, उससे वापस वो पहले वाली चीज ही आप बना पा रहे हो, वो उत्क्रमणीय होता है ना। ये बात हुई क्लियर आपको। आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? आगे देखो, आप रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण ले लेते हैं पहले, और फिर ले लेंगे हम किसके? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। पहले हम किसके ले लेते हैं? तो हमने कहा भाई साहब हम ले लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। पहला देखो क्या लिखा है। पहला लिखा गया है आपका लकड़ी का जलना। तो इस पे तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब लकड़ी जलती है तो जलने से क्या बनेगी? राख वगैरह बन जाएगी, नए पदार्थ बन जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन हो गया। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी ध्यान में रखना। आपको जो जलना वर्ड है ना, ये हमेशा ही रिप्रेजेंट करेगा किसको? रासायनिक परिवर्तन को। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखे जलना लिखा हुआ हो, लेकिन हम आगे इसके कंफ्यूजन की बात भी करेंगे, अपवाद की बात भी करेंगे, लेकिन विशेष आप ध्यान में रखना, अधिकतर ध्यान में रखना कि जलना वर्ड किसको प्रदर्शित करता है? रासायनिक परिवर्तन को। देखो केले का काला पड़ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन करने वाला है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है? रंग में परिवर्तन हुआ है। किस में परिवर्तन हुआ है? रंग में परिवर्तन हुआ है। और इससे पहले तो हमने ये कहा था कि जब रंग में परिवर्तन होता तो वो तो भौतिक परिवर्तन होता है। ये तो आप डबल बात कर रहे हो। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब केले काले पड़ जाते हैं ना, देखना उसमें चकत्ते से बन जाते हैं, तो वो किस कारण होता है? रासायनिक परिवर्तन के कारण। उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके कारण वो काला पड़ता है। थोड़ा सा आगे सोचें। माना कि रंग बदला है, ठीक है, कहा आपने कि रंग बदला है, लेकिन हमने ये भी कहा था कि रंग बदलता है लेकिन उत्क्रमणीय भी होता है, वापस भी वो चीज बन जाती है। लेकिन केले का काला पड़ के रंग बदल जाता है, तो क्या वापस वो वैसा ही केला हो जाता है क्या? नहीं सर, वापस तो वैसा तो नहीं होता। जब वापस नहीं होता मुन्ना, तो सीधी सी बात है, कौन सा हो जाएगा आपका? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखो कट्टे सेब पर भूरे रंग की परत बनना रासायनिक परिवर्तन। बट कंफ्यूजन कहां है? अगर ये लिखा हुआ मिल जाए, सेब को काटना, किसको काटना? सेब को काटना, तो भाई साहब ये रासायनिक नहीं है, ये भौतिक है। क्यों है भौतिक? इसलिए है कि जब सेब को काटा जाता है तो सेब की जो आकृति या आकार है वो बदलता है। काटते ही उसका जो एक पार्ट है वो भूरे रंग में नहीं बदलता है, कुछ देर बाद में बदलता है। तो सेब को काटने के बाद में उसके एक पार्ट पर भूरे कलर की परत जम जाना किसको रिप्रेजेंट करता है? रासायनिक परिवर्तन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई साहब? आप कहेंगे कि सर वो रिप्रेजेंट कर देगा हमारे रासायनिक परिवर्तन को। कैसे? देखियो जरा। आपका जो सेब होता है, आपने सुना होगा कि सेब के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? आपने कहा कि सर सेब में आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। और जैसे ही आयरन आपका जो है Fe है ना, आयरन को आप Fe से ही रिप्रेजेंट करते हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन पढ़ा है अच्छे से। तो आपका आयरन है, उसको आप Fe से रिप्रेजेंट करते हो। और जैसे ही आपने सेब को जैसे आधा काट दिया, इस पे ये क्या होता है? यहाँ पे Fe आयरन होता है, और ये बाहर के वातावरण में संपर्क में आकर किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से। और जैसे ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो क्या बनाएगा? आप कहेंगे सर आयरन ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? आयरन ऑक्साइड बना लेगा। और जैसे ही आयरन ऑक्साइड बनाएगा, कटे हुए सेब का एक पार्ट किस कलर का हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। क्या उस भूरे रंग से, उस भूरे रंग में आप एक चीज नोट करेंगे कि ये जो आयरन ऑक्साइड बना, ये तो नई चीज बन गई। और आप कह रहे हो कि जब भी नई चीज बनती है वो तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपका कट्टे सेब पर भूरे रंग की परत जमना भी कैसा है? आप कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में आगे वाले पे बात करते हैं, दूध से दही का बनना। आपने क्या किया? सॉरी, आपने ले लिया यहाँ पे दूध। क्या लिया आपने बेटा? दूध ले लिया। और दूध से क्या बन गया? तो आपने कहा कि सर दही बन गया दूध से। दूध लिया और दूध से क्या बना दिया आपने?
दही बना दिया, दूध लिया और दूध से आपने क्या बना दिया, दही बना दिया। तो मुझे एक बात बतानी है, तो बड़ी सिंपल सी, दही से दूध थोड़ी बन जाएगा, तो दही से दूध वापस नहीं बनेगा, और जब वापस नहीं बनेगा ना तो अनुत्क्रमणीय हो गया। और अनुत्क्रमणीय कौन सा होता है, आपने कहा था कि सर अनुत्क्रमणीय तो रासायनिक होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात थी ये तो। लोहे पे जंग लगना सबको पता है, रासायनिक कैसे है, तो आपने कहा Fe होता है, Fe के साथ में कौन अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन, और क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और आयरन ऑक्साइड एक नई चीज बन गई, तो आप कह देंगे लोहे पर जंग लगना, दैट मीन्स कौन सा परिवर्तन, आप कहेंगे सर भौतिक रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण। ए भगवान, इतना सरल एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण का, कैसे, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, आप कहेंगे कि सर प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। आपका जो पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होता है, आपने कहा कि सर इसमें प्रेजेंट होता है, मैं क्या बता रही हूँ पता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। एक अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी कि वातावरण से पौधे कौन सी गैस लेते हैं, CO2 गैस, कौन सी लेते हैं, CO2 गैस। और जड़ों में हम इनको क्या डाल देते हैं, H2O, मतलब जल हम इनको जड़ों में डाल देते हैं। वातावरण से खुद से क्या ले लेते हैं, तो आपने कहा कि सर खुद से ले लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। फिर ये रिएक्शन का साइन आप लगाना जानते हो, क्लास 10th में पढ़े हो। आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया सूर्य का प्रकाश, क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सूर्य का प्रकाश, और यहां रिप्रेजेंट कर दिया आपने क्लोरोफिल, किसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्लोरोफिल को। और क्या बनाएगा, आप कहेंगे कि सर ग्लूकोज बना लेगा, C6H12O6 प्लस साथ में H2O भी बना लेगा, और साथ में हमारे लिए क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा। एक चीज नोट करना, हुआ क्या था, तो आपने कहा कि सर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली थी, हमने H2O लिया था, हमने सूर्य का प्रकाश लिया था, क्लोरोफिल पहले से पत्तियों में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने ग्लूकोज थोड़ी ना लिया, नहीं लिया था। हमने ऑक्सीजन थोड़ी लिया था, नहीं लिया था। तो दो चीजें नहीं बन गई, और जब दो चीजें नहीं बन रही और जहां नया कुछ बनता है, वो तो रासायनिक ही होता है। अब क्या इस ऑक्सीजन से, इस ग्लूकोज से आप ये चीजें बना सकते हो, नहीं बनने वाली, तो कौन सा हो गया आपका, रासायनिक हो गया। उसके बाद में देखना फलों का पकना, आगे वाला एग्जाम्पल कौन सा आपका, फलों का पकना, है ना। तो ये तो भी बड़ी सिंपल सी बात है कि जब फल पक जाते हैं, तो क्या फल पक जाने के बाद में, जैसे मान के चलो फल पक गए, तो पकने के बाद में वापस पहले जैसे थोड़ी हो जाएंगे, ना 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 ना, ऐसा तो नहीं होने वाला, वापस वैसे नहीं होने वाले। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो पकना शब्द है ना, ये भी किसमें आता है, आपके रासायनिक परिवर्तन में आता है। जैसे अगर मैं कहूं खाना पक जाना, अगर खाना पक गया तो रासायनिक ही हो गया ना। जैसे आपने क्या किया, आटा लिया, आटे से आपने रोटी बना ली, और रोटी बनाने के बाद उसको पका लिया, क्या उससे वापस आप पहले जैसे आटा बना सकते हो, नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और जब गेहूं की रोटी को पकाया जाता है तो उसको फूलती है, नोट किया होगा कभी आपने, फूलने का मतलब हुआ कि उससे एक गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब हुआ कि जब गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है, अगर उष्मा प्रोड्यूस हो रही है, उष्मा निकल रही है, गैस निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, रिप्रेजेंट करेगा आपके रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है साहब, तो पकना हमें समझ में आ गया कि जब भी पकना वर्ड आएगा, हम वहां पे सीधा सीधा क्या ठोकेंगे, रासायनिक परिवर्तन को ठोक देंगे, है ना। फिर कह रहा है कि अंगूरों का किण्वन, किण्वन का मतलब यहाँ पे यह है कि अंगूरों से क्या बना देना, श्राब बना देना, है ना। क्या बना देना, श्राब बना देना। मतलब श्राब बनाई आपने किन से, अंगूरों से आपने क्या बना दी, श्राब बना दी। तो श्राब से वापस अंगूर थोड़ी बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। मतलब कौन सा परिवर्तन, रासायनिक हुआ। देखो आपको यहाँ पे क्या पकड़ना है, आपको ये देखना है कि एक तो ये जो पकना है, किण्वन है, या फिर आप कह सकते हो कि किसी का कलर बदल गया और वो कलर वापस वैसा नहीं हो रहा है, ये सब रिप्रेजेंट करेंगे आपके रासायनिक परिवर्तन को। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी किसका उदाहरण है, आप कहेंगे कि सर उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हमारे जो उदाहरण है वो रासायनिक परिवर्तन का। कैसे है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी अम्ल आपने लिया, क्या लिया, अम्ल लिया, अम्ल की अभिक्रिया आपने किससे करवा दी, तो सर आपने करवा दी क्षारक से। और जब अम्ल और क्षारक रिएक्शन करते तो क्या बनता है, तो आपने कहा था
कि सर लवण बनता है और लवण के साथ में जो बाहर निकलने वाली चीज है वो H2O, मतलब आप कह सकते हो कि क्या निकलेगा बाहर, जल बाहर निकलेगा। इसका मतलब देखो हमने तो अम्ल लिया था और हमने क्षार लिया था, बट हो क्या रहा है, तो आप कहेंगे कि कोई थर्ड फॉर्म में आ रही है, कोई नई चीज बन रही है, मतलब कौन सा हो गया, आप कहेंगे कि सर ये हो गया आपका केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि आपका जो गोबर गैस का निर्माण है, तो देखो मैंने कहा था ना गैस कहीं भी बने भी ठोक दो आप, तो क्या, रासायनिक परिवर्तन है ना। मेहंदी का रचना है ना, जैसे हाथों पे मेहंदी रचाई जाती है, तो वो मेहंदी हाथ पे रच जाने के बाद में आप वापस उससे पहले जैसे थोड़ी ना बनाते, एक बार रच गई मतलब रच गई है ना। अभी बड़ी मुश्किल है, इतना आसानी से मेहंदी नहीं रचने वाले, वैसा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, बड़ी आसानी से मेहंदी रच जाएगी, है ना। ओजोन परत का अपघटन, वर्ड पकड़ लो, अपघटन कहीं भी आए सीधा सीधा ही आप तो ठोक दो क्या, रासायनिक परिवर्तन, है ना, क्या ठोक दो आप तो, रासायनिक अपघटन। देखो यहाँ पे ओजोन परत का अपघटन है, हो सकता है कि यहाँ पे पत्तियों का अपघटन भी आ जाए, हो सकता है कि साग सब्जियों का अपघटन भी आ जाए। अपघटन वर्ड दिखा और सीधा रासायनिक परिवर्तन आपने कर देना है। पनीर या ब्रेड का निर्माण, जब आप पनीर या ब्रेड बनाते हो तो मुझे तो आप इतना बता दो कि जो पनीर या ब्रेड आप बनाते हो, ये बचे हुए ब्रेड से, पनीर से आप वही वापस रॉ मटेरियल बना पाते हो क्या, नहीं बना पाते हो। तो पनीर या ब्रेड का बनना भी कैसा है, आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन है। जो चूने का पानी होता है ये दूधिया हो जाता है, तो ये भी कैसा परिवर्तन है, आप कहेंगे सर ये भी रासायनिक परिवर्तन है। वर्मी कंपोस्ट का बनना आप कहेंगे कैसा है, आप कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो किसान का मित्र होता है, नोट कर लेना कहीं भी कि जो आपका किसान होता है, तो किसान का जो मित्र है वो किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर हम सब जानते हैं, किसे कहेंगे, केचुए को। किसे कहेंगे, केचुए को। आप किसे क्या कहेंगे, किसान का मित्र कहेंगे। ये क्या करता है, मिट्टी को खाता है और वेस्टेज प्रोडक्ट बाहर निकालता जाता है एज ए कंपोस्ट, खाद के रूप में। तो नया पदार्थ बनाए ना भाई साहब ने मिट्टी खा के, तो कैसा हो गया, आप कहेंगे सर केमिकल चेंज हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं और बात करते हैं हम भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। कौन से उदाहरण, आप कहेंगे कि हम बात करेंगे अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों की। किन की बात करेंगे आप, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। और भौतिक परिवर्तन में देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख ही लेना, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित शब्द आएंगे। कौन कौन से शब्द आएंगे, जमना शब्द आपको कहीं भी दिखे, ठोको भौतिक परिवर्तन। पिघलना कहीं भी दिखे, ठोक दो भौतिक परिवर्तन। उबलना दिखे, भौतिक परिवर्तन। हाँ लेकिन आगे हम बात भी करेंगे, अंडे का उबलना भौतिक नहीं है भाई साहब, आप कहीं ढोके दो से, थोड़ा सोच समझ के, है ना। और काटना, किसी भी चीज को काट देना भौतिक परिवर्तन, तोड़ देना भौतिक परिवर्तन, है ना। और जैसे जल का वाष्पित होना, आपने कहा कि सर है जल है, हमने गर्म किया और हवा में उड़ गया, वाष्प हो गया, तो भाई साहब हुआ क्या है, अवस्था तो बदली है, और जब अवस्था बदलेगी तो आप पता है भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती है आपने जैसे मान के चलो मोमबत्ती बना रखी है, पिघल रही है, तो मोम देखना यहाँ से लिक्विड फॉर्म में ऐसे ऐसे टपकने लगता है, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण है ना, क्रिस्टलीकरण भी कैसा है, आप कहेंगे कि सर भौतिक परिवर्तन है, बट व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है क्रिस्टलीकरण। देखो होता क्या है कि आपका ये जो H2O है, इस H2O का ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाना ही आपका क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। इन शॉर्ट ध्यान में रखना, H2O था पहले भी, फिर भी H2O, क्या फर्क पड़ा, तो कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। पाइसीकरण, पाइसीकरण क्या होता है, तो 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, सॉरी 5 में पढ़ा होगा, जियो प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस में, कि जो पाइसीकरण होता है इसमें क्या होता है कि जो वसा होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। कैसे टुकड़ों में टूट जाती है, आप कहेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसे हम वसा का पाइसीकरण कहते हैं। पहले भी वसा थी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, फिर भी वसा ही है, मतलब कैसा परिवर्तन, आप कहेंगे सर भौतिक परिवर्तन ही होगा। ऊर्ध्वपातन, कौन सा पातन, ऊर्ध्वपातन, सॉरी, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे, ये भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन। देखना एक चीज यहाँ बना ही लेना, कहीं फिर 9th क्लास में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठोस
आपने कहा द्रव्य, और एक आपने लिख दिया यहाँ पे गैस। आपने तीन चीजें यहाँ पे लिखी, ठोस, द्रव्य और गैस। कोई पदार्थ जो ठोस से किस में बदल जाती है, आपको कि सर वो बदल गया द्रव में। द्रव से किस में बदल जाए, गैस में, और गैस से किस में चला जाए, आपके ठोस में। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में जाता है, किस अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में, और द्रव किस में चला जाए, आपके गैस में चला जाए, तो द्रव जब गैस में जाता तो उससे तो आप क्या कहेंगे सर, हम उसे कह देंगे वाष्पीकरण। उसे हम क्या कह देंगे, वाष्पीकरण कह देंगे। आप उसे क्या कह देंगे, वाष्पीकरण कह देंगे। और जब गैस द्रव अवस्था में जाए तो उसे हम कह देंगे संघनन। उसे आप क्या कह देंगे, संघनन कह देंगे। उसे आप क्या कह देंगे, तो आप सर उसे हम कह देंगे संघनन कह देंगे। और जब गैस ठोस में कन्वर्ट होती है तो उसे हम कह देंगे निक्षेपण। उसे हम क्या कह देंगे, निक्षेपण कह देंगे। और जब ठोस सीधा ही गैस में बदल जाए तो उसे हम कह देंगे ऊर्ध्वय, ऊर्ध्वय पातन। उसे हम क्या कह देंगे, ऊर्ध्वय पातन कह देंगे। और जब द्रव जो है वो ठोस में बदलता है तो उसे हम कह देंगे जमना। किसी भी पदार्थ का क्या हो जाना, जम जाना, तो आप कह देंगे जमना। और जब ठोस जो है वो द्रव में बदलता है ना, तो आप कह देंगे संगलन। आप उसे क्या कह देंगे, सैगलन, है ना। आप उसे क्या कह देंगे, आप उसे कह देंगे सैगलन, है ना। तो ये सारे वर्ड्स पे फोकस करना आप। तो वर्ड आ जाए संगलन, क्या हो रहा है, ठोस पदार्थ द्रव में बदल रहा है, ठोस पदार्थ द्रव में बदल रहा है। और द्रव वापस किस में बदल सकता है, ठोस में। तो जब ठोस आपका द्रव में बदले तो क्या कहेंगे आप उसे, सगलन कहेंगे, मतलब गल जाना। और जब द्रव ठोस में बदल जाए तो उसे आप क्या कहते हो, जम जाना किसी चीज का। द्रव जब गैस में बदले वाष्पीकरण है, और जब गैस द्रव में बदले तो संघनन, और संघनन है, वाष्पीकरण है, ये सब किसके है, आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ पे देखो ऊर्ध्वपातन आया है। जब आप कपूर को गर्म करते हो, कपूर होता है ना, उसको गर्म किया जाता है, तो ये सीधा ही किस अवस्था में चला जाता है, आपके गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, और वापस किस में आ सकता है, ठोस में आ सकता है। तो क्या आपका ऊर्ध्वपातन कौन सा हो गया, आप कहेंगे सर भौतिक परिवर्तन हो गया, है ना। फिर कह रहा है कि बादलों का बनना कैसा है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सर बादलों का बनना तो रासायनिक होता है, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। नहीं, होता है वहां पे है क्या, भौतिक परिवर्तन। कैसे, तो देखो जो आपकी जलवाष्प होती है, जो पानी के कण होते हैं, यही क्या होते हैं, संघनित होते हैं। क्या हो जाते हैं ये, संघनित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं, आप कहेंगे कि सर वो बादल बना देते हैं। और मैंने कहा था कि संघनन वर्ड आए भौतिक परिवर्तन होगा। देखो पहले भी जलवाष्प था, बाद में भी जलवाष्प है। फर्क इतना है कि संघनित हो गए, इकट्ठा हो गए, एक जगह हो गए, और एक जगह होने से क्या बन गए, बादल बन गए। और आप कह देंगे कि बादलों का बनने का मतलब पीसी, फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहां से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस, कुछ ऐसे उदाहरण भी होते हैं बेटा जो दोनों होते हैं, वो भौतिक भी होते हैं और वो रासायनिक भी होते हैं। दोनों गुण वो अपने पास में रखते हैं। और ऐसे हमने अलग ही रखे हैं कि कौन कौन से मेनली होते हैं जो हमारे आसपास देखने को हमें मिलते हैं। पहला मिलता है मोमबत्ती। नहीं बेटा, ये मोमबत्ती हो, है ना, ध्यान में रखना, है ना। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना कैसा है, आप कहेंगे ये दोनों है। दोनों कैसे, तो देखो जैसे हमने ऐसे ना, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, इतना बढ़िया ड्राइंग हमारा नहीं है ना। ये रहा, आप मोमबत्ती को जलाएंगे, तो मोमबत्ती को जलाएंगे तो सीधी सी बात है मोमबत्ती से ज्वाला निकलेगी, तो कुछ गैस भी निकलेगी। आप कह देंगे सर जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, मैं थोड़ा राइटिंग से लिख देता हूँ ताकि समझ में जाए आपको, क्या निकलेगी। आप कहेंगे कि सर गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, प्रकाश भी देखने को मिल रहा है, और साथ में आप कहेंगे उष्मा भी देखने को मिल रही है। और जब ये चीजें देखने को मिलती है तो आप कह देंगे कि कैसा है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन यहां से मोम पिघल के देखना, यहाँ पे गिरता है, कभी नोट किए हो तो, दीपावली पे आपने मोमबत्ती को जलाया हो तो मोम गिरता है। और जब मोम पिघल के गिर रहा है, और पिघलना शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे कि सर वो भौतिक परिवर्तन को करता है। तो मोमबत्ती का जलना आप कहेंगे क्या होता है, दोनों परिवर्तन होते हैं। कैसा होता है, दोनों परिवर्तन होता है। देखो भोजन का पाचन वर्ड अगर दिखे आपको, क्या दिखे, आप कहे भोजन का पाचन, तब तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मुंह में भोजन का पाचन,
भौतिक और रासायनिक दोनों। कैसे? जब खाना खाते हो, वो तो खाते हो भाई साहब, सारे के सारे खाना तो खाते ही हो, ऐसे तो ना रहते हो। जब आप खाना खाते हो, और खाना खाते हो तो आप क्या करते हो, जैसे आपने रोटी का एक निवाला लिया अपने अंदर, अपने मुख के अंदर, तो उसको आप काटते हो अपने दांतों से, बीट करते हो उसको, कट करते जाते हो, कट करते हो। और काटना किसको रिप्रेजेंट करता है? सर काटना तो हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन है, तो हो गया भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि आप जब भोजन को खाते हो तो दांत उसको काट काट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम उसको आसानी से निगल सके। लेकिन जैसे जैसे वो छोटे छोटे हिस्सों में बंटता जाता है, या फिर कहूं छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जाता है, तो साथ में उसमें क्या मिलते जाते हैं? लार द्वारा स्रावित होने वाले, फिर जो लार ग्रंथियां होती है जो स्रावित करती है, एंजाइम्स। तो इसमें एंजाइम्स मिलते रहते हैं, और एंजाइम्स का काम क्या होता है? पाचन क्रिया को करवाना। और एंजाइम किसको प्रदर्शित करता है? रासायनिक को। तो दोनों हो गए ना भाई साहब? बिल्कुल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीली लकड़ी का जलना, अगर केवल लकड़ी का जलना लिखा हुआ है तब तो आप क्या कहेंगे? अगर केवल लकड़ी का जलना लिखा हुआ है तब तो आप कहेंगे भौतिक, सॉरी, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन गीली लकड़ी का जलना, ये ऐसे ही क्वेश्चन तो वैसा मरवा देते हैं, है ना, कि गीली लकड़ी का जलना कैसा होता है? तो गीली लकड़ी का जलना होता है आपके दोनों। कैसे? भाई आपने क्या किया? गीली लकड़ी उठाई, बारिश के दिनों में जलाई होगी, फूंक मार मार के जबरदस्ती से, है ना। देखो गीली लकड़ी में क्या होता है, तो आपको पता है गीली लकड़ी में होता है सर जलवाष्प होता है, उसमें पानी की कुछ बूंदें भरी हुई रहती है ना। गीली लकड़ी में क्या होता है? आप कहेंगे कि सर गीली लकड़ी में होता है जलवाष्प। तो जैसे ही आप इसको हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो इसकी जो जलवाष्प है किस में चली जाएगी? गैस पोजिशन में। सॉरी, जो पानी के कण होते हैं, आप कहेंगे कि गीली लकड़ी में क्या होता है? पानी के कुछ कण होते हैं, गर्म करने से किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैसीय अवस्था में। तो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जलेगी तो राख बनेगी। भाई साहब ये तो केमिकल चेंजेस हो गया। तो दोनों होते हैं, ध्यान में रखना। फिर कह रहा है कि गर्म करने पर पोटेशियम, गर्म करने पर पोटेशियम नाइट्रेट का पिघलना। आपने क्या लिया? पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया। सॉरी, नाइट्रेट का सूत्र मैं आपको लिख देता हूं। पोटेशियम नाइट्रेट लिया, और इस पोटेशियम नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है ना, जब पोटेशियम नाइट्रेट को आप गर्म करते हो ना, तो गर्म करने से कन्वर्ट हो जाता है आपके पोटेशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये तो कैसा हो गया सर? ये तो नई चीज बन रही है ना, हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया था, नाइट्राइड बन रहा है, ऑक्सीजन एक गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये तो हमारा रासायनिक हो गया। लेकिन जब इसको आप गर्म करेंगे, पिघलेगा पहले, तो पिघलना कैसा है? भौतिक है। तो दोनों हो गए। उसके बाद में कह रहा है कि मृदा का निर्माण होना। देखो मृदा का निर्माण देखने में लगता है कि भाई साहब ये तो रासायनिक या भौतिक दोनों में से एक होगा, दोनों है। कैसे? कि मृदा का निर्माण जब होता है ना, तब चट्टान है, मिट्टी जो है कटाव से छोटे छोटे कणों में बदलती जाती है, और आप कह दोगे कि वो मृदा का निर्माण हो गया, और भौतिक सा में लगता है। लेकिन यहाँ कुछ जीव होते हैं जिनको आप कहेंगे लाइकेन्स वगैरह, या फिर लाइकेन, ये यहाँ पे क्या स्रावित करते हैं? कुछ अम्ल स्रावित करते हैं। तो लाइकेन कुछ अम्ल स्रावित करने के कारण यहाँ पे अम्ल आ गया, और अम्ल आप कह सकते हो कि किसकी कैटेगरी में आएगा? रासायनिक में। तो ये रासायनिक और भौतिक दोनों होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखो ज्यादातर ये इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, सीधा सीधा कोई नहीं पूछता आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में कि बताओ लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है, बताओ मोमबत्ती का पिघलना कैसा है। नहीं, ऐसा नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला। दोनों पे बात करेंगे। और इसके आगे हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, कुछ ऐसे प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में आया हुआ है ना, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखना आगे वाले पीडीएफ पे। ये एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये है शायद पशु परिचर का है, मैं हमने जो यहाँ कटआउट लगाया पशु परिचर का है। इसमें देखो एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रखा है, और क्या पूछ रखा है हम उस पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? भाई साहब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, सोचते हैं कौन सा उदाहरण है, उस पर टिका दो और कर देते हैं गोला। और एक बार गोला होने के बाद में तो गोल ही रहते हैं जिंदगी, है ना। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों में से एक ऐसा परिवर्तन है जो कौन सा नहीं है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है
नहीं है, ऐसा आपको बताना है। और निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है ना, वो चुनना है। देखो पहला क्या कह रहा है, चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना। भाई चौक है, धूल बन गई, उससे आपने वापस से उसको गीला विला करके चौक बना लिया, तो ये तो भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना। और रंग बदलने का मतलब मैंने कहा था कि जब भी रंग बदलने की बात आए तो भौतिक परिवर्तन ही होता है, तो यह भी भौतिक परिवर्तन का है। पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत का बनना। ओ हो, यही है कबाड़ा। कह रहा है कि जो पार्क होता है उस पार्क में आपने गेट लगा रखा है, उस गेट पे कौन से कलर की परत जम गई, भूरे रंग की परत जम गई। मतलब क्या लग गया, उस पे जंग लग गई। और जंग लगना तो नई चीज है, और जब नई चीज बनती है तो आप कहेंगे कि जब नया चीज बनेगा ना भाई साहब, वो कौन सा होता है। सर हमें पता है वो रासायनिक होता है, और इसने क्या कहा है कि इनमें से भौतिक कौन सा नहीं है, तो यही हो गया है ना। आपका जो सी वाला ऑप्शन है वही है जो क्या नहीं है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तीसरा देखते हैं, एक बार लास्ट पे देख लेते हैं। कागज के एक टुकड़े को चार वर्गाकार टुकड़ों में काट देना। भाई कागज का टुकड़ा था, काट दिया, क्या बदला, उसका अवस्था बदला, और क्या बदला। और अवस्था बदलने का मतलब कौन सा होता है, भौतिक ही होता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता कि बताओ ये लकड़ी का काटना क्या है, मोमबत्ती का जलाना क्या, ना रे ऐसा कौन पूछता है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी किसी एग्जाम का ही है। इन पे मत जाना जो टिक लगा रखे हैं, ये किसी स्टूडेंट के गलत भी हो सकता है। और क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको कुछ कथन दे रखे और वो उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको ये बताना है। पहला क्या कह रहा है, बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। भाई साहब बर्फ का पिघलना एक रासायनिक कैसे हो गया, पिघलना तो भौतिक होता है। तो पहला ही यहाँ पे गलत स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है, और हमें क्या बताना है सही कौन कौन से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि बर्फ का पिघलना मतलब अवस्था में परिवर्तन, और अवस्था में परिवर्तन तो हमारा भौतिक परिवर्तन था ना, तो भौतिक परिवर्तन होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि दूध से दही का बनना एक रासायनिक है। ये सही बात है, हमने ये तो अपने एग्जाम्पल में देखा भी था ना भी पहले, कि जैसे ही दूध जो होता है वो दही बनता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। वो कौन सा होता है आपके रासायनिक, सही बात है। तीसरा, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक, बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो ऐसा ही तो पूछा था, तो आप कह देंगे कि बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि जल में लवण का घुलना एक भौतिक, बिल्कुल सही है। आपने जल में नमक को घोल दिया तो वापस नमक को हम ट्रांसफर सॉरी वापस उसमें उसको बदल भी सकते हैं वाष्पीकरण की सहायता से, तो ये भी आपका सही है। और पूछा क्या कौन कौन से कथन सही है, बी सी डी सही है। तो यहाँ पे कहीं है क्या, बी सी डी सही है। भाई साहब बच्चे ने सही कर रखा है, मतलब बच्चे का एक दो नंबर फिक्स हो गया है ना, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते, चलो ले लेते हैं। ये लो, ये भी एक किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अच्छा पहले जो पहला क्वेश्चन था देखना जरा, उसमें क्या था, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। और आगे वाले क्वेश्चन से देखना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के ज्यादा फोकस है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, वैसे तो जलना मैंने कहा था रासायनिक होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक का नहीं है, तो ये तो आपका कह सकते हो कि ये तो आपका जो केमिकल चेंज है। कैसे, कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनता है, तो आपने कहा कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो नई चीज बन गई है ना। लोहे पर जंग लगना पहले बात कर चुके हैं, कौन सा है, सीसीए, केमिकल चेंजेज है। दही का जमना पता है केमिकल चेंज है। क्रिस्टलीकरण है, भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण अभी लिखे तो उसमें क्रिस्टलीकरण वर्ड था हमारे, ये ही नहीं है भाई साहब। मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और करें ऐसे क्वेश्चन, चलो करते हैं और, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये भाई साहब ऑप्शन कितने हैं, एक दो तीन चार, ज्यादा है, एनसीईआरटी की बुक का है। और आपके टेंथ लेवल का ही पूछा जाएगा, तो टेंथ लेवल की जो किताब है उनमें एनसीईआरटी से हमने इसको यहाँ पे पिक किया है, उठाया है। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है, यहाँ पे बताना है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से है। तो पौधों की वृद्धि रासायनिक है, क्योंकि एक बार पौधे वृद्धि कर जाते हैं तो छोटा सा प्लांट थोड़ी बना पाओगे आप, छोटा सा पौधा नहीं बना सकते ना उससे। लोहे पर जंग लगना, भाई कितनी बार आ गया लोहे पे जंग लगना, मतलब रासायनिक है, ये रासायनिक है, ये रासायनिक, ये केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज। लोहे के चूर्ण तथा बालू का निर्माण,
बालू को मिलना, लोहे का चूर्ण बालू दोनों मिल गए तो चुंबक से आप जब बालू में चुंबक फिराएंगे तो उसके जो लोहे के कण वापस अलग हो जाएंगे, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा होगा? फिजिकल चेंज होगा। पकाना बात कर चुके हैं भाई साहब, केमिकल चेंज। भोजन का पाचन, केमिकल चेंज। जल से बर्फ बनना, फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना, ये भी केमिकल चेंज होगा। मतलब क्या? पौधों का वृद्धि करना केमिकल चेंज है, मतलब आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि जब पौधे वृद्धि कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वापस छोटे पौधे नहीं बनते। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है किसी बच्चे की वृद्धि, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आपका हो गया। उसके आगे बात करें, आगे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, आपको बताना है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है, अलग अलग करना है कि भौतिक कौन सा है, रासायनिक कौन सा है। तो पेड़ों को काटना, पेड़ को काट दिया आपने। देखो यहाँ पे एक चीज नोट करना कि जो पेड़ों को काटना है ना, ये दोनों में आता है, भौतिक और रासायनिक में। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन को पिघला दिया, पिघलना तो वैसे ही आपका कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, पता है कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, पता है कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित, ओहो मैंने कहा ना शब्द पकड़ना भाई साहब। विघटित होना किसका था सर? रासायनिक का था। किसका था? रासायनिक परिवर्तन का था, है ना। तो मैंने कहा ना शब्द पकड़ना पे विघटित शब्द आया, मतलब किसका है? आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर देखना, जल में साधारण नमक का घुलना, भाई सब सब जानते हैं यार, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा होगा बेटा? भौतिक परिवर्तन होगा। और देखो, फलों से सलाद का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कोई रासायनिक गुण नहीं बदले उसमें। इसमें क्या हुआ है? उसके आकार बदला है, स्ट्रक्चर बदला है, रंग बदला है, और कुछ नहीं बदलना। लकड़ी और कागज को जलाना, भाई जब जला रहे हो तो सीधी सी बात है आपका रासायनिक ही होगा, है ना। आगे और थोड़ा सा दे रखा है, दे रखा है कैसे? कंफ्यूजन करने वाले ऐसे होते जो कंफ्यूज कर देते हैं भाई सब। कैसे? पेड़ से पत्ती का टूटना, कैसा है? पेड़ है, पत्ती टूट गई, ये रासायनिक होगा। कैसा होगा? रासायनिक होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ती टूट चुकी है, सूखेगी, नया पदार्थ बनेगा, कचरा बन जाएगी। लकड़ी का दो भागों में टूटना, ये आपका कैसा है? भौतिक है। कैसा है? भौतिक है। देखो, निर्जीव चीज का टूटना तो होता है आपका भौतिक, और सजीव चीज में से कुछ भी टूट रहा है ना, कैसा? रासायनिक। लकड़ी का जलना और बल्ब का जलना, देखो जलना वर्ड आ रहा है दोनों में, मैंने कहा ना कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस होते ही हैं। कैसे? लकड़ी का जलना नई चीज बनेगी, मतलब कैसा है? आप कहेंगे रासायनिक है। लेकिन बल्ब का जलना कैसा है भाई साहब? आप कह देंगे सर भौतिक परिवर्तन है। आगे भी कुछ क्यों कंफ्यूजन करने वाले हैं। एक तो था फलों का पकना और फलों का सड़ना, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये तो रोड पे पड़ा क्वेश्चन है, सीधा उठा के टिका दो कि फलों को सड़ना, सड़ गए तो ताजा फल थोड़ी बनाते हो, पार्ट को काट के फेंक देते हो। फलों का पकना, पक गया एक बार फल, उससे वापस कच्चे फल नहीं बना सकते। तो दोनों ही कैसे? आपके आप कह देंगे कि सर दोनों ही हमारे तो हो गए रासायनिक और रासायनिक परिवर्तन। सऊ का सड़ना, सऊ जो होता है लाश जो होती है सड़ जाते हैं, जिंदा इंसान थोड़ी ना बना सकते हो, नहीं बना सकते, मतलब कैसा हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन। वृद्धावस्था का आना, बूढ़े हो गए चले भाई साहब, जिंदगी जाने वाली है कुछ ही दिनों में, मतलब कैसा हो गया आपका? रासायनिक। जवान थोड़ी हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। आगे और देखते हैं, अगर नहीं है आगे, इतने आपके दे रखे। तो ये आपके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन थे, जिनमें इस क्लास के बाद में मेरे ख्याल से आगे आपको कहीं कोई क्लास देखने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या क्या देखा है। हमने एक तो उदाहरण देखे हैं, हमने क्या देखे हैं? उदाहरण देखे। और ये सारे के सारे उदाहरण हमने एक तो जो पुराने पेपर थे उनसे उठाए थे, किताबों से उठाए हैं, स्टडी की है ना। एक आपने यहाँ पे ये भी देखा है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं। और एक हमने देखे दोनों प्रकार के कौन से होते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन टाइप वाले होते हैं वो कौन से होते हैं। हमने ये भी देखा है कि पेपर में किस प्रकार से आता है। पेपर में जो
टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के इस टॉपिक से, वो भी हमने देखे। इतनी सारी चीजें हमने एक ही चीज में कवर कर ली। दैट मीन्स ये हुआ, इस टॉपिक को एक बार फिर इस क्लास को देख लेना, आगे आपको कहीं देखने की आवश्यकता बेटा नहीं रहेगी, है ना। और बहुत जल्द मिलते हैं हम अगली क्लास में, और इसी के कुछ एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, वो बहुत जल्द हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट, और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा। धन्यवाद।